नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं सुधीर चौधरी। और आज सीधी बात में हम इसके बारे में बात करेंगे। आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ी देर में मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा। और इसके बारे में बात करने के लिए आज सीधी बात में हमारे साथ दो मेहमान हैं। वैसे तो हमेशा एक मेहमान होते हैं, लेकिन आज दो मेहमान हैं, इसलिए आप समझ लीजिए आपके लिए एक डबल ट्रीट है, या कह लीजिए कि एक डबल सेंचुरी की तरह है। हमारे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री। आप उन्हें आज डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री भी कह सकते हैं। और हमारे साथ हैं नाना पाटेकर। उन्हें भी आज आप डॉक्टर नाना पाटेकर कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि ये जो वैक्सीन मेरे हाथ में है, आज इसी वैक्सीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वैक्सीन की पूरे देश को, पूरी दुनिया को कोविड काल के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी, और ये वही कोविड की वैक्सीन है। और विवेक ने इस वैक्सीन पर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर, और आज उसी फिल्म पर हम बात करने वाले हैं। और ये दोनों लोग अब छोटे मोटे डॉक्टर्स बन चुके होंगे, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन के बारे में इतनी रिसर्च की है, ये वैक्सीन कैसे बनी, कैसे विकसित हुई। तो छोटे मोटे डॉक्टर तो ये दोनों भी अभी बन चुके हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको इस वैक्सीन के बारे में और ज्यादा जानने की आज एक मौका मिलेगा, और बड़ी स्क्रीन पर इस वैक्सीन के जो पीछे की कहानी है वो आप इस फिल्म के जरिए और इस बातचीत के जरिए आज समझ पाएंगे। तो विवेक, इसीलिए मैंने आपको डॉक्टर कहा। ये ऐसी वैक्सीन है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को समझ में नहीं आई कैसे बनानी है। हमारे देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक्स ने बनाई, वैज्ञानिकों ने। आपने इसको कैसे समझा, कैसे डिकोड किया, और क्यों आपने ये सोचा कि ये वैक्सीन पर एक फिल्म बननी चाहिए? देखिए, नाना हमेशा मुझसे बोलते हैं और सही बोलते हैं कि ये वैक्सीन वॉर फिल्म का विषय ही नहीं है। इस पे फिल्म बन ही नहीं सकती। कैसे बनेगी? आप एक लैब में बंद हैं, मास्क लगा हुआ है, और जिस चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं वो भी नहीं दिखता, जो बना रहे हैं वो भी नहीं दिखता, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा। इसमें फिल्म बनेगी क्यों और लोग देखेंगे क्यों? दूसरा, एक कॉमन सेंस जो था, विच इज़ अ टिपिकल फिल्म इंडस्ट्री का कॉमन सेंस है कि भाई ये वैक्सीन वैक्सीन शब्द अगर जोड़ दोगे तो लोग, एक आदमी फटकेगा नहीं, कौन याद करना चाहता है? भाई, हम ना तो केमिस्ट्री के छात्र हैं, हाँ। ना हम वैज्ञानिक हैं, ना हम कभी जीवन में लैब में गए हैं। हम सिर्फ इस वैक्सीन के यूजर्स हैं। अब ये कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है, बड़ा कठिन विषय आपने चुना। जी, मैं एक सवाल हर आदमी से चाहता हूं, खुद से पूछे। मार्च 2020 को ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं था जो मौत के बारे में नहीं सोच रहा था। हर आदमी सोच रहा था मौत कहीं करीब है, मौत नहीं तो कम से कम हॉस्पिटलाइज तो हो सकते हैं। और चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, हर आदमी को लग रहा था मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। सब एक दूसरे को डांट रहे थे, यहां मत जाओ। लोग तो खिड़कियां बंद करके बैठे थे, इतना डर मौत का। और 9 महीने के बाद जैसे एक बच्चा पैदा होता है, एक वैक्सीन आई जो जब लगती है पता भी नहीं चलता कब लग गई। मैंने तो ये बोला, अरे लगा दी क्या? और उसके बाद आज देखिए, हम कितना 6 फुट की दूरी पे तो नहीं बैठे, हम तो 1-2 फुट की दूरी में बैठे हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और हम खुशी से फिर से वापस जीवन जी रहे हैं। ये भाई, हमने एक दूसरे से कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। बताइए, 2 साल पहले अगर हम यहाँ बैठते तो हम तीनों को यहाँ अपना कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट रखना पड़ता कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ, अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और आप वहां बैठे होते और मैं यहाँ 6 फुट दूर बैठा होता। तो इतनी बड़ी घटना विश्व के, मानवता के इतिहास में हुई, उसमें सारी दुनिया ने ऐसा माना था कि भारत जो है सबसे बड़ा वैक्सीन का मार्केट है, और अगर भारत को बेची जाए वैक्सीन तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और फार्मा लॉबी उतनी ही क्रूअल होती है जितनी आर्म्स लॉबी होती है, इसको मैं ये बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ। उन लोगों ने कहा कि अच्छा भारत में हमेशा बाहर से मंगाते रहे, वैक्सीन 20-22 साल बाद आती रही। तो उन लोगों ने भारत सरकार को आर्म ट्विस्ट करना और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसके कई सारे पॉइंट्स हैं, आपको फिल्म में सब एकदम पर्दाफाश होगा। अब जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप मर गए तो उनकी जवाबदेही नहीं है। इतने सारे आपसे एडवांस में पैसे मांगे, लेकिन अगर वैक्सीन डिलीवर नहीं कर पाए तो पैसे वापस नहीं होंगे। आपको शिकायत है तो अमेरिका जाके कोर्ट केस करना। ये पूरा एक ब्लैकमेल टैक्टिक था जो हम हमेशा होते आए थे। लेकिन तो उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया इंडिया में कि आप भाई एक नैरेटिव क्रिएट करिए और आप सरकार पे इतना प्रेशर डालिए कि सरकार घुटने टेक के हमारी वैक्सीन ले ले। और ये कोई गलत बात नहीं, माल बेचने के लिए लोग एम्प्लॉय करती हैं, सेल्समैन, और पैसा देते ही हैं। लेकिन भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हम इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, और भारत सरकार ने एक बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ली कि ये एक मौका है, अगर हमने वैक्सीन अपनी बना ली टाइम पे तो हम हमेशा के लिए सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और हमें कभी किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा।
पर अगर नहीं बना पाते तो ये काम सौंपा गया। बहुत सारे उसमें IAS ऑफिसर्स थे और तरह तरह के कर्मचारी थे। जब वैक्सीन हेजिटेंसी हुई तो मीडिया वालों को, आरजेज ने भी कितना पॉजिटिव काम करा। चंद साइंटिस्ट जिनको कोई जानता नहीं है, लोगों को तो ये भी नहीं पता वैक्सीन किसने बनाई है। हमने IIM के साथ रिसर्च किया, लोगों को यही नहीं पता किसने वैक्सीन बनाई है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं, वो बंच जिनमें 70% महिलाएं हैं, उन लोगों ने दिन रात त्याग और तपस्या करके अपनी जान पे खेल के वी मेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडिजिनस कोविड वैक्सीन, जिसमें किसी और राष्ट्र का सहारा नहीं लिया। तो ये इंडिया कांट डू इट वर्सेस इंडिया कैन डू इट का एक वॉर था। और मुझे ऐसा लगा ये विजय गाथा जो है भारत की, ये दर्ज करनी ही चाहिए फिल्म में, ताकि 100 साल बाद कोई बच्चा, 32 साल बाद कोई ये ना बोले कि ये तो प्रोपेगेंडा, कोई और विवेक नहीं होती है फिल्म बनाने की इस कोशिश पर मैं बात करूंगा, प्रोपेगेंडा फिल्म का जो आरोप लगता है। लेकिन नाना, आप इतने दिनों के बाद फिल्मों में नजर आ रहे हैं, आपने काम करना थोड़ा सा, या तो ऐसा लगता है कि कम कर दिया था, या आपको सही आपकी पसंद का रोल नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार आपने डॉक्टर जो ICMR DG हैं बलराम भार्गव, उनका रोल निभाया। अब ICMR एक ऐसी संस्था है जिसने बहुत अहम रोल निभाया इस कोविड के दौरान। तो आपने तैयारी कैसे की? आप तो अपनी मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। नहीं, होता यह है कि जिस वक्त ये आया विवेक, तो उतना वक्त नहीं था कि मैं तुझे जान लूँ, पहचान लूँ। उसके लिए वो एक वक्त लगेगा, फिर तुझे मैं अपने अंदर डाल दूँ, फिर मैं काम करूँ, उतना था नहीं। प्रहार करते वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3 साल मैंने आर्मी में गुजारे, तो मुझे वो क्या है वो समझने में उतना वक्त लगा। लेकिन यहाँ वक्त था ही नहीं। ये आया मुझे, ना ये करना है, ऐसा बंदा है, ऐसे है, तुम मिल लो, उनसे बात कर लो। मैंने कहा वक्त है नहीं, इतने कम वक्त में मैं उनको ना तो पहचान पाऊंगा, ना तो जान पाऊंगा, और वो कोई इम्प्रेशंस वो रहेंगे मेरे जहन में, तो वो काम करते वक्त तकलीफ देंगे, तो मैं नहीं मिलूंगा। तू मुझे बता दे जैसे तेरे जहन में है वो क्या है, किस किस्म का है। विवेक की वो खासियत है, वो इतनी अच्छी तरह, ये जैसे वैक्सीन है वैसे ही वो ऐसे इंजेक्ट कर दिया मुझ में उसने बराबर। तो वो करते वक्त मुझे तो मालूम नहीं। मैंने कहा मैंने सुपुर्द कर रहा हूँ, तुझे जो चाहिए वो मुझे बोल दे। तो यू बिकेम अ डायरेक्टर्स एक्टर? नहीं, वैसे पूरा गुंजाइश ही नहीं थी डिस्कशन की। कैसे करेंगे डिस्कशन, ताकि मुझे कुछ आता ही नहीं। मैं अनाड़ी किस्म का आदमी हूँ, गांव खेड़े का हूँ यार, मुझे कुछ आता नहीं है। मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ आता नहीं। एक्टिंग भी वो है कि जो रोल मुझे रास आए, मैं पूरी तरह ढाल दूँ उसमें, तो ही मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं आएगा मुझे। तो इसने जो मुझे कहा वो मैंने करने की कोशिश की। टेक्निकल पार्ट था, उसमें तो कोई इम्प्रोवाइजेशन का चांस ही नहीं था। कोई इमोशनल कोई सीन्स होते थे तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर। सबसे खासियत ये थी विवेक की कि वो आर्टिस्ट को इतना कंफर्टेबल करता है, तो उसे ऐसे नहीं लगता कि मैं गलती भी हो गई तो ऐसे नहीं बोलेगा, ना तो बोलेगा, डांटेगा। और एक बार कहते बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था, लेकिन शायद इसे देखो, अगर नहीं तो अच्छा तो है अपने पास, नहीं तो आगे चलते हैं, करते हैं ऐसे करके। तो मतलब वो पता नहीं लगने देता था आर्टिस्ट को। तो अब हमको लगता है चलो और एक चांस मिला है और एक टेक करते हैं और बेहतर हो जाएगा। तो उस वजह से वो बड़ी आसानी महसूस हुई। हमने जब उस दिन शो किया, सभी साइंटिस्ट, बलराम भार्गव जी आए थे उस वक्त। वो देखने के बाद मैं नीचे कॉफ़ी पी रहा था, वो ख़त्म होने के बाद आए, ऐसे आंखों में पानी है, ऐसे मेरे हाथ पकड़ के, कैसे किया आपने? आप ना तो हमसे मिले थे, ना तो बात हुई, आपने कुछ देखा? मैंने कहा उसने जो बोला वो मैंने करने की कोशिश की, और कुछ नहीं है। कुछ गलत है तो माफ़ करना है, वो मेरी गलती है, उसकी नहीं। तो कहते नहीं है ऐसे ही। हालांकि वो बहुत सिंपल किस्म का आदमी है, ना तो कभी आवाज़ उसकी बड़ी हो जाएगी, कभी चिल्लाएंगे, ऐसे कुछ आदमी नहीं। लेकिन यहाँ वक्त इतना कम था, और उस वक्त के इसमें हमको वो बनानी थी वैक्सीन, और उसकी वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज और थोड़े सख्त हो गए थे। हालांकि वो थे नहीं वैसे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। लेकिन वो उस वक्त तू फिल्म देखेगा, तूने तो देखी नहीं है ना, तू फिल्म देखेगा तो तुझे पता। टिकट लेके अभी ये इन्होंने अभी दिखाई है सबको बुला के, इनवाइट बाय इनविटेशन। उस दिन मैं जा नहीं पाया,
अब मेरा जो सही, मुझे अच्छा लगा टिकट शब्द सुन के, बहुत दिल को मुझे जो अच्छा सही ट्रिब्यूट जो होगा वो होगा जब मैं टिकट खरीद के अपनी जेब से फिर इन पिक्चर देखने जाऊँ। मैं तुझे सच कहता हूँ, तू आएगा तो तू बाहर आने के बाद तू बोल नहीं पाएगा। थोड़ी देर तू एक ऐसा एहसास होता है कि यार कमाल है, हम इतनी जिंदगी भर हम हमारे क्रिकेटर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, उनको हम हीरो मानते आए। असल में कौन हीरो है, क्या है, हमको बचाया यार इन लोगों ने। और किस किस्म के लोग हैं, 70% तो औरतें हैं, उन्होंने बनाई है। और सभी कुछ वही जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वही करते हुए उन्होंने साथ साथ ये वैक्सीन बनाई। और क्या कमाल मजा आया यार। यहाँ एक्टिंग करनी नहीं पड़ती ना, सोचना ही नहीं पड़ता, सब कुछ दिया था इसने, क्या करना है, वो डिलीवर करना है। टू डायरेक्ट समबडी लाइक नाना पाटेकर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। नाना पाटेकर जैसा थिंकिंग एक्टर आपके सामने, और फिर उसको बताना कि कैसे करना है, ये अपने आप में चुनौती है। इस पर हम करेंगे बात, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कैन डू इट कांट डू इट, देश दो हिस्सों में बट गया। अरे कर पाएंगे, एक नहीं कर पाएंगे। एक वो जो तालियां बजा रहे थे, एक वो जो जलन में बैठकर चुपचाप ये सोच रहे थे कि हमारे वैज्ञानिक कब फेल होंगे या कब ये वैक्सीन को हम प्रूव करें कि ये वैक्सीन बेकार है। ब्लैक एंड व्हाइट में देश नजर आ रहा था। मैं भी जो शो करता हूं वो ब्लैक एंड व्हाइट ही उसका नाम है। उस जमाने में एक टूल किट का भी जिक्र हुआ। तो आपने इस फिल्म को, असल में ये वैक्सीन पर फिल्म है या ये उस ब्लैक एंड व्हाइट पर है जिसमें देश दो हिस्सों में बट गया था? नहीं, अगर समझिए कभी कोई समस्या आ जाती है, कहीं आग लग गई और एक आदमी बाल्टी लेके पानी भर के आग बुझाने जा रहा है और कोई उस व्यक्ति की टांग खींच ले या उसको गिरा दे या उसकी बाल्टी से पानी गिरा दे, तो अगर जब आप आग के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो उसका जिक्र होगा ही होगा। तो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या कि कई लोग चाह रहे थे कि भारत में ज़्यादा लोग मरें। एक जॉन्स हॉपकिंस की एक रिपोर्ट, फेक रिपोर्ट पब्लिश की गई और उसके ऊपर इंडिया में मेन चैनल्स में कई एमिनेंट जर्नलिस्ट लोगों ने डिबेट भी की, डिस्कशन भी हुए और एक पैनिक का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। और उसके 2 दिन बाद जॉन्स हॉपकिंस ने बोल दिया कि ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, उनके गलत लेटर हेड। उस रिपोर्ट में वो 40 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। मतलब एक पैनिक का माहौल किया गया। जो गरीब आदमी है डर गया कि भाई इंडिया वैक्सीन बना नहीं सकता और बाहर से वैक्सीन ले नहीं रहा है और 40 करोड़ हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। बड़े बूढ़ों पे क्या गुजरी है ये हमने रिसर्च किया, इसलिए हमें पता है। बड़े बूढ़े बहुत डर गए थे। तो उसके बाद जब उनने ये बोला कि नहीं भाई तो फेक रिपोर्ट है, तो किसी ने ये भी नहीं बताने की कोशिश की आम आदमी को कि भाई ये फेक रिपोर्ट है। देखिए जरा सा भी कुछ होता है तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि र्यूमर्स ना फैले। और एक फैक्ट चेकर्स के नाम पे हम लोगों ने फेक न्यूज़ बहुत फैलाई है इस देश में, और वो सारा हमने फिल्म में कवर किया अपना हिस्सा। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जुडिशरी उसी में आती है। जुडिशरी का जो निर्णय है हमने उसको अपना आधार मान के उसके बाद जो जो हमारे हाथ में आया, जैसे उसमें जो टूल किट का हमने, अच्छा टूल किट को लेके मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। टूल किट कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। जैसे मैंने कहा अगर बाढ़ आ जाए, टूल किट असल में हेल्प करने के लिए बना, हेल्प करने के लिए बनती है। इससे हेल्प किट। जी। तो वही है कि जैसे बंदूक आप किसी को दें देश की रक्षा करने के लिए, उसी बंदूक से अपने ही नागरिकों को मार दे। तो ये उल्टी टूल किट थी। और मुझे देखिए उस आदमी से शिकायत नहीं है। कोई एक मैं हूं जैसे फिल्म डायरेक्टर, मुझे कोई पैसे देकर भाई मेरी वैक्सीन को तुम प्रमोट करो। मुझे प्रॉब्लम है जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थे वो लोग इसको प्रमोट करते। चीफ मिनिस्टर हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए, एक्स चीफ मिनिस्टर्स हो गए, इन लोगों ने जो गवर्नमेंट को घुटने टेकने के लिए विवश करने की कोशिश की, वो मुझे लगता है बहुत गलत हुआ था, बिल्कुल सही नहीं था। और उसके बारे में बातचीत फिल्म में होनी ही चाहिए। तो अब आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आप प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं। पहले आपने कश्मीर फाइल्स बनाई, प्रोपेगेंडा फिल्म थी। अब आपने ये फिल्म बनाई है वैक्सीन वॉर, ये भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। या फिर आप सरकार के एक एजेंट के तौर पर फिल्म बनाते हैं सरकार को चमकाने के लिए ताकि चुनाव में उसकी मदद ली जा सके? ये तो मेरी फिल्म का डायलॉग बोल दिया आपने। मेरी फिल्म में ये डायलॉग है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हाँ देखिए, पहले तो ये समझ लें हम लोग कि प्रोपेगेंडा किसको कहते हैं। प्रोपेगेंडा उसको कहते हैं कि जब आप एक झूठ फैलाते हैं और आप सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। जैसे कह देना कि दुनिया में एक ही ईश्वर है और कुछ नहीं है, ये भी प्रोपेगेंडा ही है एक तरह से। और ये भी कह देना कि नहीं एक तुम कह रहे हो वो गलत है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, 1 लाख है, वो भी प्रोपेगेंडा ही है। और प्रोपेगेंडा कोई नेगेटिव शब्द नहीं, वो तो हिटलर ने उसे नेगेटिव बना दिया। अब मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, कश्मीर फाइल्स के सिलसिले से ये शुरू हुआ प्रोपेगेंडा वर्ड।
क्या कश्मीर में हिंदुओं पे आतंकवादियों ने हमला नहीं किया? क्या ये झूठ है? अगर वो झूठ है तो फिल्म प्रोपेगेंडा है, अगर वो सत्य है तो फिल्म सत्य है। वो तो इतना ही दिखाया गया। क्या टेररिज्म अच्छी चीज़ है? हमने दिखाया नहीं। अगर किसी को लगता है टेररिज्म अच्छी चीज़ है तो उनके लिए प्रोपेगेंडा है। और जो लोग उसे प्रोपेगेंडा बोलते हैं वही बुरहान वानी की तारीफ करते हैं, वही अफजल गुरु, हर घर से अफजल गुरु निकलेगा का नारे लगाते हैं, वही कसब और याकूब की तारीफ करते हैं, और वही लोग जो हैं वो यासीन मलिक को भी अपने घर बुला के लड्डू और मलाई खिलाते हैं। ये वैसे ही है जैसे अभी वो निज्जर को कह रहे हैं कि वो कनाडा का एक शरीफ नागरिक था। जी। तो अब इस फिल्म के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ, कोविड हुआ था कि नहीं? अगर कोविड नहीं हुआ था तो ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। वैक्सीन बनी थी कि नहीं बनी थी? अगर नहीं बनी थी तो ये प्रोपेगेंडा है। टूल किट का वाकई में इस्तेमाल हुआ था कि नहीं? अगर नहीं हुआ था तो नहीं है। राहुल गांधी जी ने बोला था कि सुनामी आ रही है और सब मर जाएंगे, पैनिक क्रिएट की थी। ये तो उनके यूट्यूब से, मैंने यूट्यूब में उन्हीं ने बोला, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो या तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे या उसको दिखा के मैं कर रहा हूँ प्रोपेगेंडा। अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे और कुछ दिन बजा के खुद लगाया है। अरविंद केजरीवाल जी तो इतना लड़ते रहे फाइजर के लिए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए क्या? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को पब्लिक कर दिया था, जिस पे उनको बाद में डांट भी पड़ी थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिदम्बरम साहब, शशि थरूर, ये सबके सब लोग फाइजर को क्यों प्रमोट कर रहे थे, जबकि सबको पता था कि भारत वैक्सीन बनाने के एकदम करीब आ गया है? तो आपके मन में एक फिल्म डायरेक्टर जाग गया या आपके मन में एक पत्रकार जाग गया? ये फिल्म जब मैंने दो आपकी जो देखी है, कई बार ऐसा लगता है कि आप फिल्मों के जरिए पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं आप। मैं एक फेल्ड पत्रकार हूँ एक्चुअली, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फेल्ड पत्रकार हूँ। इसलिए मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में पढ़ा। उसके बाद मेरा पहला जॉब इंडिया टुडे में लगा था, कनॉट प्लेस में। वहाँ था 500 रुपए की तनख्वाह पे लगा था। क्योंकि मैं 500 रुपए में गुजारा नहीं कर पा रहा था, मैं छोड़ के जे वॉल्टर थॉमसन ज्वाइन कर लिया। देखिए, पत्रकारिता से मेरा बहुत पुराना वास्ता रहा। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, वहाँ से थे। और पत्रकार कोई गलत शब्द नहीं है, पत्रकार एक बहुत अच्छा शब्द है। भारत का कोई भी ऐसा फ्रीडम फाइटर, चिंतक, राइटर, ऑथर नहीं मिलेगा जो पत्रकारिता से जुड़ा ना रहा हो। चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, वो खुद चलाते थे हरिजन नाम का पेपर। हर आदमी पत्रकारिता से जुड़ा रहा है। लेकिन हो क्या गया रिसेंटली कि कुछ लोग जो हैं उनने ये सोचा कि पत्रकारिता का ठेका सारा हमारे ऊपर है, हम ही चलाएंगे अब कैसे, और जो नैरेटिव हम चाहेंगे बस वही चलेगा। और कहीं पे उन्होंने भारत के इंटरेस्ट की न्यूज़ दिखाना बंद कर दिया। आम भारत की जनता, जो एक मिडिल क्लास, छोटे घर में 10 लोग रहने वाले छोटे शहर के, उनके कॉमन मैन को उन्होंने न्यूज़ से हटा। यानी आपको लग रहा है यहाँ भी इंडिया वर्सेस भारत है? बिल्कुल है, कोई शक ही नहीं है। और ये जो इंडिया, ये हर समय एक ही कोशिश करता है कि भारत को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। फिल्म में बोला भी है इनने, और हर समय भारत को नीचा दिखाएं, भारत के लोगों को हराएं। क्या कारण है कि इस जो इंडिया वाली पत्रकारिता, उससे कॉमन मैन बिल्कुल गायब है। आप एक शो करते थे, मैं आपको बताया भी था कि जब मैं भारत की बात कर रहा था, जनता बोलती थी कि अरे उसमें हमें सब बताते हैं। कश्मीर भारत की जनता का विषय था। कश्मीर को हमने अपनी न्यूज़ से निकाल दिया और हमने उसको टेररिज्म की डिबेट पे कन्वर्ट कर दिया। टेररिज्म की डिबेट नहीं थी, वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ से भगा दिया गया मार पीट के, वो कहानी थी। वैक्सीन से कॉमन आदमी का फायदा हुआ, हर कॉमन आदमी का फायदा। वही मजदूरों जिसकी सब इतनी चिंता कर रहे थे, वो मजदूर वैक्सीन के ही कारण आज जिंदा है। गांव, किसान, ये कभी उनका जिक्र नहीं होता। और हम फाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फॉरेन वैक्सीन बेचने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? बल्कि इन लोगों को तो, पत्रकारों को खड़े होकर ये बोलना चाहिए था सरकार से कि तुम गलत कर रहे हो, इसको एंटरटेन नहीं करो, भारत की आज वैक्सीन बनाओ, हम तुम्हारे साथ ऐसे पत्रकारों को और मीडिया में आपने उसको कैप्चर किया। आपको लगता है मीडिया में भी एक पोलराइजेशन हो गया है? मीडिया में भी दो हिस्से हो गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह? ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे, चिट्ठी में तो आपका ही नाम सबसे ऊपर। आप G14 की बात कर रहे हैं? जी, मैं G14 की बात, मुझे तो ऐसा बताया गया है कि वो आपके ही कारण G14 बनी है सारी, ऐसा मेरे को सुनने में आया। लेकिन देखिए, अब आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। अच्छा, जितने नाम उसमें लिखे हैं, आप आम आदमी से पूछिए, ये भारत की कहानी सुनाते हैं या इंडिया की कहानी सुनाते हैं, और आपको समझ में आएगा। ये वो 14 के 14 जो लोग हैं, लगभग मोस्ट ऑफ देम भारत की जनता से जुड़े, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा होती है कभी इस विषय पे कुछ फिल्म बनाऊं, शॉर्ट फिल्म बनाऊं। इसको एड्रेस करना बहुत आवश्यक है। तो जब भी आप इस पर बनाएं तो मुझसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा, और हम जैसे लोगों से आप बात कीजिएगा। काफी रिसर्च हम भी आपको दे सकते हैं, ऐड करेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्टिंग के लिए तैयार हूँ। अब नाना जैसे एक्टर ने कह दिया है तो यहीं साइन भी कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चैनल्स को ये लोग करते बैन तो मुझे समझ में आता, लेकिन एंकर्स को कर दिया, एडिटर्स को कर दिया, ये गलत बात है।
हर आदमी को, मैं तो बिल्कुल फ्री स्पीच पे बिलीव करता हूँ, किसी को बैन और बॉयकॉट नहीं करना, किसी को हक ही नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्र देश कैसे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आप कि आपने कहा इससे नहीं करेंगे, आपको बात नहीं करना, आप खुद ही मत करिए। पर पब्लिक में किसी को, जैसे मुझे पूरा यानी नाना तो गांव में रहते हैं, इनको नहीं पता, मुझे आपने देखा है बुद्धा एंड ड्राइविंग 6 साल में स्ट्रगल किया, मुझे पूरा बॉयकॉट किया है। हमारी फिल्म अभी आ रही है, आपको कहीं भी फिल्म एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में नाम तक नहीं मिलेगा फिल्म का। ना आपसे मैं ये जानना, आप तो बहुत थिंकिंग एक्टर माने जाते हैं और आपकी अपनी एक विचारधारा है, अपने हिसाब से आप काम करते हैं। जब आपको पता चला कि विवेक आपको इस फिल्म में लेना चाहते हैं, और विवेक जैसे हम G14 के हिस्सा हैं, अगर मैं सिनेमा 14 की बात करूं, ये भी वो इनका C14, तो C1 में तो ये इनका भी बहिष्कार होता है, और फिल्म पर यह भी आरोप लगता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म में आप काम करने के लिए क्यों तैयार हुए? मेरी समझ में नहीं आता, अगर कोई अच्छी बात है उसको अच्छा कहना ये बुरा है क्या? प्रोपेगेंडा मतलब क्या है? एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, एक बेहतरीन कहानी, किसी ने क्या क्या किया है, किस दायरे से गुजरे है, इसको उजागर करना है, ये कोई प्रोपेगेंडा है? अब देखो यार, कुछ बातें कहते हुए आप अब महाभारत कहने जाओ तो कौरव जो है उनका तो जिक्र तो होगा ना, तो है ही, अब क्या करें? तो अभी आपको अगर ये तय करना हो कि आज कौन कौरव है और कौन पांडव, हाँ, तो आप क्या तय करेंगे? और फिर आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप प्रो बीजेपी हैं और आप हाँ नहीं, मुझे अभी कई लोग बोलते हैं, मैं तो किसी पक्ष का नहीं हूँ, लेकिन जो सही है अच्छा मुझे लगता है। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मुझे जो सही लगता है, मैं बहुत कोई इसके जैसा मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये इतना हमारा जो स्तर है भारत का, वो कहाँ का कहाँ पहुँचा है। और अब कौन है उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जो है, उनके होते हुए ये हुआ है। तो कोई कहता है कि नहीं अब नाना मोदी भक्त हो गया। मैंने कहा यार मुझे क्या लेना देना है, मैं किसी से कभी किसी से बात भी नहीं करता, कुछ नहीं है। आप हैं मोदी भक्त? कौन? अभी मुझे जो काम जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। जब अच्छा लगा तो ये जो बना है बदौलत किसने उसको सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि ये अगर मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि नहीं ये मैंने किया है। ये लोगों को मालूम होना चाहिए इसके पीछे कौन है, ये करने वाले कौन है, किस दायरे से गुजरे हुए हैं हमको वो डाइवर्ट करना होता है ना। बच्चा कोई रो रहा है तो उसको हम हंसाने के लिए ऐसे कुछ करते रहते हैं, उससे वो तो कोई जरिया नहीं है उसको, वो भूख लगी है या क्या कर रहा है, डरा हुआ है, क्या मालूम नहीं, लेकिन उसको डाइवर्ट करना है। बहुत सी बातें ऐसे वो डाइवर्ट करने के लिए की हुई है, उसका आप मजाक उड़ाते रहें तो आपको मालूम ही नहीं है ना उस वक्त उनको क्या करना पड़ा। मुझे नहीं मालूम था। ये जो बैकग्राउंड स्टोरी है किसी को नहीं पता। सच कह रहा हूँ, इस फिल्म को देखने के बाद बड़े बड़े लोग जो इन्वॉल्व भी थे सब कहते हैं अरे ये सब हमें पता ही नहीं था। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि आपका पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो आपका जाग गया। और दर्शकों को मैं बता दूं कि विवेक जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हैं और मैं भी उसी कॉलेज से हूं, तो हम दोनों एक ही कॉलेज के हुए, लेकिन ये मेरे सीनियर है। पर ये नहीं बताना कितने सीनियर हैं क्योंकि आपके और हमारे बाल लगभग एक से लगभग हमारे बाल वही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, ब्लैक एंड और ग्रे बाल हैं दोनों के, इनफैक्ट तीनों के ही हैं। तीनों के ही। हाँ, लेकिन आप मेरे से सीनियर थे। सीनियर इतना तो है, काफी सीनियर। तो कभी कभी आप मिस करते हैं, या जैसे मैं कह रहा था कि आप अपनी फिल्मों में उस पत्रकारिता को डाल देते हैं, रिसर्च भी वैसे ही करते हैं, और फिर जो पत्रकार आपसे सहमत नहीं होते फिर आप उनका भी कुछ ना कुछ रोल बना के, उनको केस स्टडी बनाकर अपनी फिल्म में डालते हैं। इस बार कोविड के दौरान जो कुछ पत्रकारों की या मीडिया की जो भूमिका रही, उसको आपने कैसे स्टडी किया और उसको कैसे आपने, उसकी जो डिटेलिंग है वो कैसे की? नहीं, इसलिए इसमें मैंने एक दो पत्रकारों के तो नाम आपने इनडायरेक्टली बताने की भी कोशिश की है। जी हाँ, देखिए क्या है कि अक्सर ये क्या चीज़ फेक न्यूज़ है और क्या चीज़ फेक न्यूज़ नहीं है, बड़ा ग्रे एरिया है। आपने कुछ बोला, मुझे नहीं पसंद आया, मैंने कहा फेक न्यूज़ है। विवेक ने कोई फिल्म बनाई, नहीं पसंद आया, कह दिया प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर कल को भारत का एक कोर्ट ये कहता है कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये फेक न्यूज़ हैं, और देखिए जब कोविड आया था तो वो एक वॉर सिचुएशन है। सिक्योरिटी जो है एक राष्ट्र की वो सिर्फ सीमा पे नहीं होती है, इंटरनल सिक्योरिटी भी एक चीज़ होती है, और वो इमरजेंसी सिचुएशन थी। इसलिए तो वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला इंडिया में या WHO में, पूरा वर्ल्ड एक इमरजेंसी सिचुएशन में था। और ऐसी हालत में राष्ट्र के हित में काम करना एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी बेवकूफ़ी होगा जो नहीं करेगा।
पर उस वक्त कुछ लोगों ने उस इमरजेंसी सिचुएशन में देश की सिक्योरिटी को हर्ट करने के लिए, देश के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए फेक आर्टिकल्स लिख के देश में अशांति और अराजकता फैलाने का काम किया। इसके ऊपर कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट ने चंद जर्नलिस्ट लोगों के नाम लिखे हैं उसके अंदर और उनसे कहा है अपने 14 आर्टिकल्स को डिलीट करिए और आज के बाद आप कोवैक्सीन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, आपके ऊपर एक कोई लीगल नोटिस भेज दे आज रात शाम को ही आ जाए। मुझे तो आते ही रहते हैं, तो कल कितनी बड़ी FIR भी होती रहती है। अगर समझिए आपके ऊपर कोर्ट में केस और कोर्ट बोले कि यार सुधीर चौधरी जो थे इन्होंने अपनी गाड़ी के 500 रुपए का फाइन नहीं भरा और इसलिए इनको भरना पड़ेगा, आप खुद कितनी बड़ी न्यूज बन जाएगी। हर जगह लिखा जाएगा सुधीर चौधरी पेनलाइज फॉर 500 100 करोड़ के मानहानि दावे में भारत के जो अपने को इंडिया इलीटिस्ट जर्नलिस्ट बोलते हैं, जिनका बड़ा नाम है इंटरनेशनल लेवल में, उन लोगों के अगेंस्ट जजमेंट हुआ, दबा दिया गया, कुछ खबर बताई नहीं गई। मैं वो चीजें लोगों के सामने लाना चाहता हूं जिनको विधिवत तरीके से दबा दिया जाता है। नहीं, मुझे एक सवाल करना है कि अगर मैं कोई गलत चीज करता हूं तो मुझे सजा है कानूनन, पुलिस आती है या बाकी कानूनन जो है। अगर गलत ऐसी खबरें छपाने का कोई ऐसे ये नहीं, वो गुनाह नहीं है, उसके लिए कोई सजा नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, अपने यहाँ कानून भी है, सिस्टम भी है। बट ना दिक्कत हमारे देश की ये है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो किस तरफ काम कर रहे हैं और प्रेशर ग्रुप किस विचारधारा का, कौन सा प्रेशर ग्रुप कहाँ है, ये बड़ी बात। अब जैसे मैं आपसे, अगला सवाल मेरा यही था कि ऐसे समय में क्या आपको लगता है कि आपकी पिक्चर चलेगी? जब पूरा की पूरा सिस्टम, कश्मीर फाइल्स चली, जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ था, लेकिन आपको कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एक बड़े प्रतिभाशाली निर्देशक को एक सम्मान मिलता है। ऐसे क्यों लगता है? वो इनको उससे वो वंचित करने की कोशिश की जाए। देखिए, मैं जिसमें ये कहा जाएगा कि प्रोपेगेंडा है लेकिन पिक्चर का प्रोडक्शन अच्छा नहीं था और पिक्चर की क्रिएटिविटी भी बेकार थी। सुधीर, मैं बहुत अलग किस्म का आदमी, लोग मुझे समझ नहीं सकते, राइट? वो मुझे उसी दर्पण से देखते हैं जैसे फिल्म मेकर्स को देखते हैं कि बॉलीवुड के हैं, इनको तो पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए। मेरी कोई नीड्स ही नहीं है। मैंने सबसे पहले जब इस रास्ते पे निकला अपनी नीड्स ही खत्म कर दी, तो मेरे से कोई कुछ खोने का मुझे डर नहीं है। पर हमने जो कमाया वही का वही पैसा हमने इस फिल्म में लगाया है और अगर ये फिल्म नहीं चलती तो वहीं आ जाएंगे जो कश्मीर फाइल्स के पहले थे। किसी को ये भी तो सोचना चाहिए, इनके पास इतना तो दिमाग हो, ये भी तो सोचना चाहिए, कश्मीर फाइल्स के बाद मैं कश्मीर फाइल्स 2 अनाउंस करता तो मैं टेबल पे ही 100 करोड़ रुपए कमा लेता। आज अनाउंस कर दूं तो कमा लूंगा। पर मुद्दे की बात यह है कि ये फिल्म इसलिए बनाई है, अगर हमारा मकसद वो होता सुधीर जी पैसा कमाने का, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस वक्त मैं इतना डिमांड में हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतना डिमांड में हूं मैं वहां पे। और जो लोग, ऐसा लगता है हमारे दुश्मन है, पैसा बॉलीवुड में हर किसी को जोड़ता है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं नाना के पास जा रहा था, सबने कहा क्यों जा रहे हो यार, फिल्म चलानी है नहीं चलानी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने इसलिए ली क्योंकि ये रोल सिर्फ नाना पाटेकर कर सकता था। जब आखिर में वो कैरेक्टर कहता है इंडिया कैन डू इट, हमने भारत की विजय गाथाएं इसलिए सुनानी बंद कर दी हैं, लोगों को लगता है कि जब आप भारत की तारीफ करते हो तो शायद भारत सरकार की तारीफ होती है। और लास्ट में मैं ये कहता हूँ, सरकार तो हमारी है ना, हमने इसलिए तो चुन के भेजा, हमें लगा कि अच्छा काम करेंगे। तो अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसके बारे में क्यों नहीं बात करनी चाहिए? नाना, आप प्रहार भी की है और आपने वेलकम भी की है, सब तरह की फिल्में आपने की है। हाँ, ये वाला जो रोल था ये कितना स्पेशल था आपके लिए? देखो, प्रहार लिखी थी, डायरेक्ट की थी और काम भी किया था। लिखी भी आपने थी? हाँ, तो अनीस बज्मी जब वेलकम के लिए मेरे पास आया तो मैंने कहा यार ये इस किस्म का तो रोल मैं करता नहीं, ना तो किया है। नहीं नाना जी आप करो, ये बहुत अच्छा है, इससे लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपने किया नहीं तो लोगों को। मैंने कहा ऐसे नहीं। अच्छा, मैंने कहा तू अपने माँ की कसम ले और बोल मुझे करना चाहिए ये। अब उसके समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा तुझे अंदर से लगता है ना मैं करूँ, माँ की कसम लेके बोल। तो कहता माँ की कसम मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। अब अपने आप को टटोलने का एक तरीका है कि मैं ये जॉनर में करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये भी करके देखते हैं। अब ठीक, लोगों को अच्छा लगा। अब कई बार तो ऐसे होता है कि बहुत से लोग अभी वेलकम की वजह से जानते हैं। तो ये जो है यहाँ जो कहना चाहता है उसका मैं हिस्सा बनना चाहता था।
और यहाँ काम करना नहीं, एक्टिंग करनी ही नहीं थी, जैसे है वैसे एक बार वो ढाल लो अपने आप में, जो भार्गव जो है उसको, फिर वो बहुत आसान था। और अलग अलग करने में जो मज़ा है वो एक ही तरह के करते रहो और पैसे बटोरते रहो तो क्या है। और मैं हमेशा एक स्टेटमेंट करता हूँ सुधीर कि हमारे सुख और दुख की व्याख्या रोज बदलनी चाहिए आर्टिस्ट की, नहीं तो हम एक ही तरह से इमोट करते रहेंगे। और व्याख्या बदलने के लिए हमको अलग अलग दुख देखने पड़ेंगे, वो दुख देखने हैं तो घर के बाहर निकलना पड़ेगा। कलाकार है वो सबसे दुखी होना चाहिए, असंतुष्ट होना चाहिए। तो अगर ये समझता है कि मेरे पास बहुत पैसे आए तो मैं बहुत सुखी, मेरे अगल बगल के लोग, मेरे घर वाले सुखी होंगे, मैं नहीं सुखी रहूँगा। क्योंकि आज मैं एक उधार का दुख और सुख लेके मैं एक एक किरदार निभा रहा हूँ, कल दूसरा करूँगा तो फिर उधार का। मेरे सुख और दुख के लिए मेरे पास वक्त है ही नहीं। हमारे पास एक बहुत बड़ा माध्यम अभी आ गया है, नाम फाउंडेशन, हमने एक शुरुआत की, उसके जरिए इतना कुछ काम चल रहा है। कश्मीर में चल रहा है, गुवाहाटी में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, महाराष्ट्र में हालांकि हो ही रहा है। आप समाज सेवक भी बन गए? नहीं, समाज सेवक नहीं, जिससे मुझे सुकून मिलता है। मैं किसी की सेवा नहीं करता, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। मैं उस दिन मैंने कहा कि मैं मंदिर नहीं जाता, मंदिर जाने के बाद मुझ में जो बदलाव आता है वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं मंदिर जाता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात थी। आई लाइक यू नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर बट व्हाट आई एम व्हेन आई एम विथ यू। तुम्हारे साथ यहाँ बैठने के बाद मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बैठा हूँ। अगर नहीं अच्छा लगता उठ के चला जाता यार। ये तो मैं मानता हूँ, नाना को आधा सेकंड नहीं लगता उठ के जाने में, क्योंकि कितना सुकून है। मैं तुझे जैसे ही आया मैंने कहा यार तू कितने साल के बाद तुझे देख रहा हूँ। मेरे जहन में ये नहीं आता तू एक ऐसा एंकर है, इतना बड़ा हो गया मैं, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूँ नहीं, मैं तुझसे छोटा हूँ नहीं, इस पर मेरा भरोसा है। हम सब एक ही जगह है। हाँ, तेरी औकात ज़्यादा है, तू बहुत अच्छी तरह बोल लेता है, अंग्रेजी आती है तुझे, हिंदी बहुत बेहतरीन आता है। हाँ, मेरे उसका शब्दों का मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे मालूम नहीं, ज़ुबान है। मराठी होती तो मैं अलग सिरे से बात करता। लेकिन इस बंदे ने जब उस रोल के लिए जब बुलाया, तो जब पल्लवी प्रोड्यूसर है, पैसे कितने लो? बुलाया नहीं, मैं आया था गांव में। हाँ, मतलब बुलाया, मतलब गांव ऑफर दिया, जंगल में, एक ऑफर लेटर दिया, जंगल में, गांव में। तो मैंने कहा पैसे कितने लेते हो? तो मैंने कहा मैं इतने लूँ। इतने तो नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा कितने दोगे? इतने। अच्छा ठीक है। इनका नरेशन शुरू हो गया। वो सुनते सुनते ना मैं ऐसे ही मैं आपने ये बताइए, चलिए मैं अमाउंट नहीं पूछूंगा, कितना % डिस्काउंट दिया आपने अपनी फीस में इनको? 80%। 80% डिस्काउंट दे दिया? बिल्कुल। विवेक? तो वो छोड़ो यार, पैसे क्या, पैसे क्या मिल जाते हैं, पैसे बहुत मिलते हैं आजकल। तो इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, उसकी वजह भी बहुत गद्दी है। हमारे 3 बेहतरीन एक्टर्स गुजर गए, ओमपुरी, ऋषि कपूर और इरफान खान। इतने बेहतरीन, स्लॉट खाली हो गया ना, तो कौन है, चलो यार सरफिरा है लेकिन ले लो इसको। ऐसे इसको तो बोल दिया था फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। मुझे तो सब ने, हर किसी ने बोला पागल हो गए हो क्या, कहाँ जा रहे हो, वो तो मारता है डायरेक्टर्स को। ओके। और अच्छा, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स पिटे भी हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन ये रोल देखो, हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। हमने कहा कि कौन वो ऐसा एक्टर है जिसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपनी एक्टिंग में आज तक, घटिया भी फिल्म हो कैसी भी हो। तो नाना पे बात आके रुकी। सब ने मुझसे कहा कि बिल्कुल मत जाना, पागल आदमी है, फिल्म ख़त्म नहीं होगी और हर चीज़ में इंटरफेयर करेगा, वो खुद ही डायरेक्ट करेगा, ये करेगा। पर मेरे को कहीं ऐसा विश्वास था, क्योंकि देखो मुझे भी तजुर्बा है जिंदगी, मुझे ऐसा विश्वास था। मैंने नाना की आंखों में हर रोल में ये तो मुझे समझ में आया कि ये आदमी सिर्फ अपनी एक्टिंग नहीं, अगल बगल वालों की एक्टिंग का भी ख्याल रखता है। क्योंकि बड़े मीडियोकर एक्टर्स को मैंने देखा है नाना के साथ सीन में, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी हुई है। तो मैंने कहा ये तो है। तो जब मैं मिलने गया तो मैंने कहा यार 4 झापड़ मार लेना, लेकिन ये जो है करना है। नाना ने बोला अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैंने कोई नहीं। तो सोचा इसमें ऐसा क्या है जो करना है। मैंने एक लाइन नाना को बताई, ही सेड इस लाइन के लिए मैं ये फिल्म करूंगा, और वो थी इंडिया कैन डू इट। उसने कहा कि नाना जिस कन्विक्शन से तुम बोलोगे वैसे कोई दूसरा कोई नहीं बोलेगा, ऐसे मुझे लगता है। तेरी आंख में जो आएगा और लोग विश्वास करेंगे तुम जो बोल रहे हो उसके ऊपर। और सच्ची में मेरी पहचान भारतीय है, मैं दूसरा कुछ हूँ नहीं,
प्रदेश में जाता हूँ तो मुझे क्या जानते हैं, मुझे नहीं पूछते तुम्हारी जात कौन से है, धर्म कौन सा है, मुझे कहाँ से, भारत से है, भारतीय हूँ। तो मैंने इसमें बोल भी दिया है कि हमारा हर एक का सरनेम भारतीय होना चाहिए, फिर उसके पहले राम लगाओ, अब राम लगाओ, रहमान लगाओ, लेकिन आगे भारतीय, उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि वो हमारी पहचान ही वही है और क्या है। मैंने तो कभी अव्वल मैंने हिंदू, मुस्लिम, दलित मैंने कभी माना है, तुझे मालूम है मेरी जात कौन सी है? कभी किसी ने पूछा ना मैं कलाकार हूँ। ये इतना बड़ा माध्यम है, ये कैमरा, उसके जरिए मैं जो कुछ कहना है मैं कह। पर नाना, आजकल अमृत काल में भी अभी जो देशभक्ति की अगर कोई बात करे तो एकदम से आपके खिलाफ एक इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है, तो देशभक्ति के लिए भी। जाने ना, छोड़ दो ना उसका, तुम क्यों, तुम्हें जो लगता है वैसे जियो ना यार। मरना तो एक ही बार है ना, बार बार कैसे मरे, क्यों मरे? इतना बेहतरीन, इतनी बेहतरीन जिंदगी है हमारे हिस्से में। इनकी उम्र वैसे तो 73 साल है, पर आपको ऐसा लगा इनसे बात करके और काम करके कि वैसे ये 100-150 साल के होंगे? क्योंकि ये बॉर्न नाना है, बचपन से ही नाना है। हाँ, वो अमित जी हमें वो एक फिल्म कर रहे थे कोहराम करके, एक दिन अमित जी आए, अमिताभ बच्चन हाँ। और मिठाई बांटने लगे। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं, मेरी बेटी को बच्चा पैदा हो गया, मैं नाना बन गया। मैंने कहा कितने साल लगे यार, मैं बचपन से नाना हूँ। पर नाना, इसके पीछे कहानी क्या है कि आप इतने बचपन से ही अगर आपको नाना बना दिया? हाँ। इसके पीछे कहानी क्या है? क्या आप बचपन से ही बहुत ज्यादा मैच्योर्ड थे, बचपन से ही आप दादा नाना की तरह? नहीं, वो बिल्कुल मेरे विपरीत है। मैं कभी मैच्योर्ड हो नहीं सकता। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ यार। मुझे नहीं है, वो शुगर कोटेड में बन नहीं सकता। तू मुझसे दूर रहना चाहता है तो दूर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो हूँ मैं हूँ। आजकल आपके इंस्टाग्राम पे हम बहुत वीडियोस देखते हैं जिसमें कहीं आप खाना पका रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी जगह पर आप ऐसे चूल्हा लगा के और आप खाना पका रहे हैं। गांव खेड़े में वैसा ही है। वो तो अंदर तो वो धुआं हो जाएगा, तो बाहर लगा के। नाना का क्या, आप इनके घर जाओ तो एक कुछ ऐसी प्रथा है क्या, दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो क्या है कि नाना क्या जो भी आते हैं गाँव के लोग, वो इनके पाँव छूते तो ये भी उनके पाँव छूते हैं। अच्छा। हाँ, जो पाँव नाना का छुएगा नाना उसका पाँव छुएगा। दूसरा मुझे क्या अच्छा लगा कि ये खाना आपके लिए बनाते हैं, और जब तक, जैसे गृहिणियाँ नहीं होती हैं अपने हिंदुस्तान, जब तक आप परोस के खिला के आप खा नहीं लें तब तक खुद नहीं खाते। ये दो मैंने क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि देखो कितना रूटेड आदमी है ये लोग। मैं हमेशा माँ बनना चाहता था, वो तो बन नहीं पाया, तो ये एक और जरिया है माँ बनने का यार। कितना अच्छा फिल्म में ट्रिब्यूट किया माँ को। जी। पर एक जो मैंने सुना कि इसमें आपने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक संदेश आपने देने की कोशिश की, खासतौर पर हमारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उनके लिए। जी, मैं जब इंटरव्यू कर रहा था NIV वगैरह में, तो एक दिन मैंने अपने असिस्टेंट से कहा यार ये आप सिर्फ औरतों का इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, आदमियों के क्यों नहीं कर रहे? तो वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे बताया यहाँ ज़्यादातर औरतें ही काम करती हैं। मैंने कहा पर क्यों? उन्होंने कहा ये ऐसा कठिन काम है कि सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं, और ये सत्य है। आदमी आते हैं चले जाते हैं। और मैंने जब उनकी शक्लें देखी तो मैंने कहा ये भीड़ में खड़ी है तो इनको कोई एम्पावर्ड मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एकदम देसी, कोई ऐसा उनको सुपरफिशियल एम्बिशन नहीं है, फिजिकल एम्बिशन नहीं है। अपना सब्जी भी खरीद रही हैं, बर्तन भी साफ कर रही हैं, कोई वैनिटी नहीं है, कुछ भी साड़ी पहन ली, कुछ फैशन नहीं, कुछ नहीं, चली आई, और सब पति की भी सेवा कर रही हैं, सास ससुर का भी ख्याल करती हैं, बच्चों के होमवर्क भी कराती हैं, वैक्सीन भी बनाती हैं। मैंने कहा ये कैसी साइंटिस्ट की, मुझे ऐसा लगता नहीं है ना कि भाई ये NIV में जाके ये वैक्सीन बनाती होंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी माँएं जो हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी वो है जो एक ह्यूमन होने की सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो है त्याग, सैक्रिफाइस। सुधीर जी, सैक्रिफाइस एक ऐसी क्वालिटी है, बातें बड़ी बड़ी की जा सकती हैं, आदमी चबन्नी नहीं छोड़ता अपनी। उससे को अच्छा भाई तो अपनी कंफर्ट छोड़ दो, लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं अपनी। हमारी माएँ अपनी इच्छाओं का त्याग करती हैं, राइट, अपने कंफर्ट का त्याग करती हैं। खाना कम खा लेंगी, साड़ी नहीं खरीदेंगी, मेकअप नहीं करेंगी, 2-2 पैसे बचा के बच्चों पे लगा देंगी, अपने सुख दुख को मार के दूसरे की सेवा जो करती हैं। हमारी माँओं के त्याग की कहानी बहुत 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 अद्भुत है, वो इस फिल्म में हमने दिखाई है। आपको कोविड हुआ? जी। कितनी बार? मुझे ऐसा लगता है 2 बार हुआ। एक बार तो मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा सर्दी जुकाम है, और एक बार मैं अमेरिका में था तब मुझे ओमिक्रॉन हुआ। तो मैं संक्षिप्त में ये बताइए कि कोविड ने आपकी थॉट प्रोसेस को कैसे बदला? क्या बदलाव आया कोविड के बाद आपके अंदर? आई एम अ लिटिल डिफरेंट मैन सिंस दैट। एक तो मेरे को उस वक्त ये समझ में आया
कि हम बिना पर्पस के जिंदगी बिताने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या क्या करता मैं अगर हो जाता कोई, मेरे तो कई रिश्तेदार बहुत जिगरी करीबी लोग गुजर गए, पर हम एक इतना जो दिखता भी नहीं है वायरस, उससे इंसान डर के बैठा और खुद को अहम में इतना वो करता है। मेरी जिंदगी में सात्विक हुआ एक तो सबसे पहले, मुझे लगा कि किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ खोने का डर नहीं है आज की तारीख में, और इसीलिए मैं चलता ये हूं। बदलाव आपके अंदर है। नाना, आपको कितनी बार हुआ? 7 बार। हाँ, मतलब मैं एक ही दिन अस्पताल गया, लेकिन वो माहौल देख के मैंने कहा नहीं यार, यहाँ नहीं रहेंगे। अब मैं वो बिल्कुल, हमारे यहाँ दीवारें नहीं, पहाड़ है अगल बगल में, तो हम वहाँ वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो वैसे हो गया हम उसको। लेकिन वो बदलाव क्या आया कोविड के दौरान? क्या आपने भी लगा कि आपकी पर्सनैलिटी में भी कोई बदलाव आया उसके बाद? मुझे बदलाव दिखाई दिया कि उस वक्त ना तो धर्म रहा, ना तो जात रही, ना तो कोई, सब इतने एक हो गए थे एक दूसरे के लिए। तो कोविड ने वो बहुत अच्छा इंजेक्ट कर दिया था सबके मन में कि यार मौत है तो वो सबके लिए, फिर उस वक्त तुम्हारा धर्म विरम हम देखेंगे नहीं, तो उसकी वजह से सब इकट्ठा हो गए थे। तो मुझे वो बदलाव कमाल का लगा था। वैसे है भी वैसा ना, है क्या, हम कब, मेरे बहन ने मुसलमान से शादी की, तो बाकी मेरे दूसरे भाई थे, उन्होंने कहा ना हमें उससे रिश्ता नहीं रखेंगे। मैंने कहा वो कहाँ गई, शशि तो यही है, अपने को अब्बास मिल गया। तो एक नजरिया होता है, तुम देखते कैसे हो। अब्बास तो मेरा, वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर थी, तो हम देखते कैसे उस तरफ, तो उसके ऊपर निर्भर होता है वो। विवेक, आखिर में ये जानना चाहूंगा, देखिए गदर 680 करोड़, पठान 1050 करोड़, जवान 1000 करोड़, OMG 2 लगभग 220 करोड़, ये सब फिल्में चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सिनेमा और फिल्में, बॉलीवुड की एक तरीके से वापसी हो गई है। अब ये आपकी फिल्म ऐसे समय में आ रही है, ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि सारी फिल्में चल रही हैं। दूसरी बात ये कि एक पूरा इकोसिस्टम आपके खिलाफ है, तो हो सकता है कि ये फिल्में तो चल रही हैं पर आपकी फिल्म ना चले। क्या कहना है आपका? देखिए, ये चलने चलाने की बात राजा लोग करते हैं, हम तो रंक हैं। अमिताभ बच्चन ने एक बार बोला था सोनिया गांधी के लिए, वो राजा हैं हम रंक हैं। मैं भी यही मान के चलता हूँ। मैं उस रेस में ही नहीं, मेरी वो रेस ही नहीं है, चाहे कुछ भी। मैंने बताया मेरी रेस होती तो मैं कश्मीर फाइल, हम दिल्ली फाइल्स दिल्ली फाइल्स बना रहे थे, वो रिलीज करते ना। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में कि दिल्ली फाइल्स का कितना बिजनेस हो, लिख के दे देंगे, और उससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन वो हम रेस में ही नहीं है। हमारी रेस कुछ अलग है। मेरे लिए सफलता का इस फिल्म के साथ क्या है, मैं सबसे जहाँ जहाँ जाता हूँ कहता हूँ आप अपनी मेट्स और उसके परिवार के लिए टिकट खरीदो, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी तो किसी की माँ है। विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ आपके आसपास की औरतों का हो जाए, उसको इग्नोर कर दो। उसने कोविड में आपके घर में काम किया है। अगर आपने अपनी मेड और उसके बच्चों के लिए टिकट खरीदा, और भारत में 10-15 भी बच्चे जो हैं, अगर उनने नीचे से डिसाइड कर लिया हम साइंटिस्ट बनेंगे, वो भी वीरोलॉजिस्ट, तो सोचिए भारत की ताकत क्या होगी, और कोई रुक नहीं पाएगा। और मैं तो आपको गारंटी करता हूं 10-15 नहीं, कम से कम 100-150 बच्चे इस देश के इस फिल्म को देखने के बाद अगर उनने ना ज्वाइन किया वीरोलॉजी की साइंस, तो आप मेरे से बात करिएगा। ये सफलता है। एक आरोप ये भी है कि अब चुनाव आने वाले हैं अगले साल, और आपकी फिल्म के रिलीज होने से इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, और इससे बीजेपी को और मोदी जी को बड़ी मदद मिलेगी। यानी अगर आप एक बार बताइए कि मनोज कुमार साहब भारत नाम रख के सारी फिल्में बनाते थे, क्या इंदिरा गांधी उसके कारण जीतती थी? अगर फिल्मों से जीतने लगे सरकारें और गिरने लगी, तो सरकार तो सारे डायरेक्टर्स को पैसा दे दे के फिल्में बनाने लगेगी। Isn't it? अच्छा, और दूसरी एक और समस्या है, मैं फिल्म रिलीज करूं तो कब करूं? इस देश में तो हर समय इलेक्शन होते रहते हैं, पर इलेक्शन से इसका कोई लेना देना। मैं 15 अगस्त को रिलीज क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन ही कर लो ना सीधे ही। पॉलिटिक्स मैं कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम बेटर ऑफ मेकिंग पॉलिटिकल फिल्म्स देन ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। नाना, आपने कभी सोचा है कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे, चुनाव लड़ेंगे? मुझे तू अच्छा लगता है तो मैं बोलता हूँ तू अच्छा लगता है, बुरा लगता है तो मैं इमीडिएट बोल देता हूँ। पार्टी में किसी के बारे में ऐसा बोलोगे, दूसरे दिन मुझे हकाल देंगे, तो क्या कुछ यार जो हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बाहर रह के वहाँ घुटन होती है यार। यहाँ मैं जो मुझे लगता है वो उल्टा सीधा जो भी होगा मैं बोल देता हूँ, वहाँ तो है नहीं। ये जो सोचेगा वही मुझे बोलना पड़ेगा, तो वो होगा नहीं। विवेक, आपने जब ये फिल्म का आपने शो रखा, स्पेशल शो, इसमें आपने
एक खास मेहमान को बुलाया, नुपुर शर्मा को आपने बुलाया जी। और नुपुर शर्मा ने बहुत वर्षों के बाद कि इस तरह का कोई पब्लिक अपीयरेंस दिया है। अब वो अचानक से उसके बारे में चर्चा होने लगी कि नुपुर शर्मा को आपने क्यों बुलाया था, क्या नुपुर शर्मा के जरिए आप और पब्लिसिटी लेना चाहते थे, क्या राष्ट्रवाद की एक लहर को आप या एक खास विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे फिल्म के लिए? अब ये बड़ा गहरा विषय है, पर जितने संक्षेप में बता सकूं मैं बताऊंगा, इसमें तो बड़ी बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि जो नुपुर के साथ नुपुर ने जो कहा वो गलत सही था, उनकी पार्टी ने उस पर फैसला लिया है। लेकिन उसके बाद नुपुर के साथ जो किया गया, इस देश में टेररिस्ट लोगों के बारे में अगर आप बात करें तो आप पे ही अगर अटैक होता है, वो सरतन से जुदा जो उसके बाद हुआ, उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा। आज वो जेल में रहती है, मैं भी जेल में ही आधे जेल में रहता हूँ, वो पूरे जेल में रहती है, उसके बाद 10 लोग पीछे चलते हैं, मेरे साथ 5 चलते हैं। मुझे बहुत, और मैं उसको बहन जैसा, हमें पहले से जब वो नहीं भी थी कुछ भी पॉलिटिकल उसमें, तब से मैं बहन जैसे मानता आया हूँ। तो मैंने नुपुर को फ़ोन किया, मैंने कहा नुपुर मुझे बहुत दुख होता है हमेशा कि तुम घर में जेल में बंद हो और तुम कहीं निकल नहीं सकती हो, और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म तुम देखने आओ, क्योंकि ये महिलाओं के बारे में है। दूसरी बात ये है कि तुम अंदर रहोगी तो हमेशा सबको ये लगता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, तुम डर के अंदर बैठ गई, और ये डर अच्छा नहीं है, इससे गुंडे लोगों को ताकत मिलती है। नुपुर के अंदर रहने से इन लोगों की ताकत बढ़ती है। तो मैंने कहा तुम आओ, और दूसरा, भारत की इतनी सारी महिलाएं और लड़कियां तो दे लुक अप टू यू, तुम आओगी तो वो भी इंस्पायर्ड होंगी कि देखो एक इतनी पॉजिटिव अच्छी फिल्म है और नुपुर उसके साथ जुड़ी है, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैंने नुपुर से रिक्वेस्ट की, नुपुर आई, पहली बार घर से निकली और वहाँ सारे साइंटिस्ट सब लोगों के साथ आके उसको खड़ा किया, सारी दुनिया ने देखा, और मुझे एक भाई की तरह मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। उसके पॉलिटिकल क्या रेपरकशंस होंगे मुझे उससे मतलब नहीं है। आखिरी सवाल, ये जो डर की आपने बात की, ये कोविड की वैक्सीन तो आ गई, ये जो डर है, इसकी वैक्सीन और ये जो खास विचारधारा के लोग हैं, कोई अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, कोई किसी रोल में, कोई किसी भूमिका में, कोई किसी भूमिका में। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अर्बन नक्सल्स, उन्होंने इस्तेमाल किया जो आपका दिया हुआ शब्द है। ये अर्बन नक्सल्स की वैक्सीन कब आएगी ऐसी? आपके सामने बैठिए थोड़ी बहुत वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला बैठा है, उसको लेके कोई जो चाहे वो कर सकता है। पर ये जो फिल्म है ना, आपको मैं ये तो फिल्म क्या है क्या नहीं होगा, पर ये फिल्म आपको इतना जरूर बताएगी कि भारत के दुश्मन कौन है और उन्हें कैसे पहचाना जाए, चाहे वो फिर पत्रकार क्यों ना हो। हम जो आम लोग हैं, हमें मालूम नहीं होता ना कौन क्या है कर रहा है, क्या कैसे चल रहा है, हमको बिल्कुल, हम अनाड़ी हैं, हमको मालूम नहीं है। तो मैं भी वो पढ़ के मैंने कहा ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। अब ये तो जाहिर है, तो तेरे पास ज़्यादा पैसे है तो तू प्रमोशन के लिए ज़्यादा लगाएगा। अब एक ही वक्त जैसे 4 फिल्में रिलीज होती है, वैसे ही वैक्सीन की बात है, एक ही वक्त 4 वैक्सीन चल रही थी। जिसके पास ज़्यादा पैसे थे उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की, हमारे पास पैसे कम थे तो हमने पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन हमने बनाई। अब जब रिलीज़ हो गई तो लोगों को इतनी अच्छी लगी। हमने एक हमारे देश के लिए सीमित नहीं था, कितने देशों के लिए, 101 देशों को हमने फ्री में। कल ही डोमिनिक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने बोला है सुबह, देखिए सब, अरे भाई मैं अमेरिका में था अभी, और ये सबको जानना भी चाहिए। मुझसे वहाँ पे जो एक वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझसे बोला, भारत के एम्बेसडर साहब ने मुझसे बोला, तो ये बड़ी अथॉरिटी के लोग हैं, इन्होंने कहा अमेरिका के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस के दरवाजे 10,000 भारतीयों के लिए नहीं, किसी भी एथनिक कम्युनिटी के लिए खोल दिए गए। और वो इसलिए नहीं खोल दिए गए थे कि किसी ने चिट्ठी भेजी थी खोल दो, वो इसलिए कि अमेरिका को पूरा विश्वास है कि भारत आज विश्व की सबसे ताकतवर उभरता हुआ राष्ट्र है, और बिना उसके सपोर्ट के वो लोग जियोपॉलिटिक्स में कुछ कर नहीं सकते। ये भारत की ताकत है, और इसीलिए इसको नीचे खींचने के लिए सब सारा हो रहा है। आप तारीफ करना बंद कर दीजिए आज से सरकार की, G14 में से आपका नाम हट जाएगा। ये पूरी पॉलिटिक्स है। अगली फिल्म कौन सी बनाएंगे आप G14 पर ही क्यों नहीं बनाते अगली फिल्म? कई लोग कह रहे हैं कि इसके बाद आप मीडिया, जिस जगह गया सब कहते हैं आप मीडिया वॉर बनाओ, अगर वैक्सीन वॉर चलेगी तो सोचा जाएगा। मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी हर फिल्म में आप देखते हैं मीडिया होता है, लेकिन अगली फिल्म का नाम है द डेली फाइल्स। वो क्या कारण है कि भारत की सारी पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम पे आकर टिक जाती है, क्योंकि हमारा पार्टीशन कभी खत्म ही नहीं हुआ। पार्टीशन की जो माइंडसेट थी वो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो द डेली फाइल्स पार्टीशन के सत्य को पकड़ के आज तक की जो स्थिति है उसके ऊपर एक एपिक फिल्म है, जो मेरी नेक्स्ट फिल्म है।
तो नाना, इस फिल्म के बाद एक तो ये तय हो गया कि आप डायरेक्टर को हमेशा मारते नहीं है, डायरेक्टर जिंदा भी बच जाता है कई बार आपको लेके। अरे यार, इतनी बदनामी क्यों कर रहे हो? दूसरी चीज ये कि पागल आप पागल एक्टर है, बस सच और कह रहा हूं। दूसरा ये कि इनको लेने के बाद पिक्चर टाइम पर कंप्लीट हो सकती है, ये भी मिथ टूट टाइम गया। से पहले हो गई। टाइम से पहले टाइम से नाना ने 8 घंटे का हमारे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नाना ने किया था। आपकी कोई पिटाई नहीं की और टाइम पे काम कर दिया। नहीं, नाना इस बार नाना का जो रोल है वो देखने कुछ देखने वालों की पिटाई जरूर करेगा दिमाग में और दिल में, ये तो तय है। नहीं सच्ची, देख इतना सुकून मिलता है वो देखने के बाद। मैंने 2 बार फिल्म देखी, मैंने कहा चलो यार कुछ तो तुझे नाना आता है। और एक होता है ना, एक सही भीड़ के साथ अगर तुम चलते रहो, पीछे रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा बनो ना तो बेहतर लगता है। तो आज आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं, देखिए इनका बहिष्कार बॉलीवुड कर चुका है, मेरा भी बहिष्कार हो चुका है, अब आप क्योंकि इनके साथ जुड़े हैं, आप अपने बॉलीवुड में बहिष्कार के लिए तैयार हैं? मुझे कब बहिष्कृत तो कब का कर चुका है किसी ने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेरे पास एक बहुत कमाल की चीज, इतनी बड़ी ताकत आ गई है, दैट इज नाम फाउंडेशन। वो मरते दम तक पूरा वो हो आपका जाएगा, नाम रोशन करता और रहेगा। वापसी के रास्ते पे वो बहुत है मेरे लिए। विवेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, और उम्मीद करते हैं लोगों को ये फिल्म, ये जो वैक्सीन आप देने की कोशिश कर रहे हैं, फिल्म भी और ये वैक्सीन भी, ये पसंद आएगी। आपका भी नाना बहुत बहुत जल्दी से देख। टिकट की फोटो का इंतजार करूंगा। और मैं देखूंगा और टिकट की फोटो मैं पोस्ट कर दूंगा आपको। प्लीज। जी, थैंक यू नाना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, थैंक यू सो मच।